तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 4, ठीक है, जो कि परमाणु संरचना है। उसका आंसर क्वेश्चन करेंगे और कल हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए, तो आप लोग जाके वीडियो पूरा देख सकते हैं। मैंने अच्छे से समझा दिया है, जो कि बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग आंसर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, कैनाल किरणें क्या होती है? तो इसका उत्तर है 1886 में ई गोल्डस्टीन ने धनावेशित विकिरण की खोज की, जिनका नाम उन्होंने कैनाल रे दिया। ठीक है, क्या दिया? कैनाल रे दिया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं? तो इसका उत्तर है कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश +1, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 विपरीत तथा बराबर है। अब अगर मैं इसको अच्छे से तुमको समझाऊं तो देखो दोस्त, सोचो कि हमारे पास दो चीज है। एक गुब्बारा जो +1 पॉजिटिव चार्ज करता है, मतलब कि प्रोटॉन, ठीक, और एक गुब्बारा जो कि -1 नेगेटिव चार्ज करता है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इन दोनों गुब्बारों को साथ लाते हैं तो दोनों का चार्ज मिलकर 0 हो जाता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता। इसलिए अगर किसी परमाणु में एक प्रोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी बिना आवेश वाला होगा। आ गया समझ में? तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, 1899 में थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, तो पहला पॉइंट है, परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है, परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं। तो देखो, एक थॉमसन के वैज्ञानिक ने एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि परमाणु ऐसा है जिससे रसगुल्ले में इलायची, ठीक है, कैसा है? रसगुल्ले में इलायची है। तो रसगुल्ला जो है पूरा परमाणु है, जो मीठा है यानी कि धनात्मक है, इलायची इलेक्ट्रॉन है। समझ के चलो, सपोज दैट इलायची इलेक्ट्रॉन है और रसगुल्ला पूरा परमाणु है जो कि मीठा है यानी कि धनात्मक है, और इलायची जो है इलेक्ट्रॉन है जो छोटे छोटे काले बीज की तरह बीच में छुपे हैं, यानी कि वो ऋणात्मक है। तो ध्यान से सुनना दोस्त, मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो कि अगर रसगुल्ले में इलायचियां ठीक बराबर मात्रा में है तो उनका स्वाद खाने में एक जैसा होगा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा तीखा, यानी कि संतुलित होगा, ठीक। ठीक वैसे ही परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक चीज बराबर होती है, इसलिए परमाणु न पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव, वो होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। आ गया समझ में? अब देखते हैं हम लोग अगला। तो अगला है हमारा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटॉन, जो कि धनावेशित होता है, ठीक है। क्या होता है? धनावेशित होता है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो ये चित्र देख लीजिए। देखो, ये जो बीच वाला केंद्र है ये हम लोग का केंद्र है। क्या है? केंद्र। और ये जो इसके बाद वाला है उसको हम k से दर्शाते हैं, ये n+1 है। उसके बाद वाला जो है वो l स्तर है, यानी कि n+2 से दर्शाते हैं। उसके बाद वाला जो है m स्तर है, n+m = 3 से दर्शाते हैं। इसका टोटल 4 होता है, लेकिन यहाँ पे n क्वेश्चन में बोला था
3। तो KLMN एक N भी होता है, ठीक है, एक N भी होता है। तो इसका स्तर जो है हम लोग N+4 से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा 4 तो यहाँ पे 4 आप लोग को बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो अब चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न देखो, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? तो अब देखो, सोना सर्वाधिक आघातवर्ती धातु है और इसीलिए अल्फा कणों के प्रथम तल के परमाणु से टकराने की संभावना अधिक होती है। साथ ही सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। यदि सोने के अलावा किसी अन्य धातु का उपयोग किया जाए तो हो सकता है कि वह धातु अल्फा कणों के साथ अभिक्रिया करे अथवा धातु के कम आघातवर्ती सोने के कारण अल्फा कण उसकी मोटी पन्नी के परमाणुओं से टकरा न पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गया आप लोगों को समझ में। अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान 4u है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो देखो, इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, कितने? 2। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 8 + 8, ठीक, और सल्फर की द्रव्यमान संख्या 16 + 16। तो अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ये 16 क्या आया? ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या, और सल्फर का द्रव्यमान संख्या क्या आया? 32, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब देखो, यहाँ पे हम लोग करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखो, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो संकेत है, इलेक्ट्रॉन का संकेत है E, प्रोटॉन का संकेत है P और न्यूट्रॉन का संकेत है N, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.108.10 -31 kg है, ठीक है। अब है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.676.10 -27, इतना kg प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ये ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन का ये धन आवेश होता है, इकाई में धन आवेश, और न्यूट्रॉन ये शून्य यानी कि आवेश नहीं होता है, ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो देखो, यहाँ पे हालांकि थॉमसन के परमाणु संरचना मॉडल ने परमाणु की उदासीन प्रकृति की भली भांति व्याख्या दी, परंतु अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को यह मॉडल नहीं दर्शा पाया, ठीक है। तो देखो यार दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, थॉमसन जी ने एक आइडिया दिया कि परमाणु एक मीठे ब्रेड के टुकड़ों जैसा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें पूरा मीठा यानी कि पॉजिटिव फैला है, और जब और फिर किस्में जैसे इलेक्ट्रॉन चिपके हैं।
ठीक, ये बात तो उन्होंने ठीक कही ये बात तो उन्होंने ठीक कही कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जब और वैज्ञानिक ने टेस्ट किया तो पता चला कि तो क्या पता चला तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर गोल गोल घूमते हैं और बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जो कि थॉमसन ने नहीं बताया था। इसीलिए दोस्त, थॉमसन का मॉडल पूरा सच नहीं पाया गया, इसीलिए उसकी सीमाएं थी, यानी कि वो अधूरा मॉडल था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। देखो, जितने अच्छे प्रश्न से समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा है कि नहीं बताओ? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इससे अणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता है। ठीक है, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को विकसित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा को विकसित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण उसकी कक्षा के आकार का संकुचन होगा। फलस्वरूप कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड यह नहीं समझा पाया कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये समझा नहीं पाया था हमारे रदरफोर्ड वाले चाचा। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो देखो, अगला प्रश्न, डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1912 ईस्वी में एक परमाणिक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे बोर परमाणुक मॉडल कहा जाता है। बोर परमाणुक मॉडल की मूल अवधारणा इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? देखो, तो पहला प्रकार है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द एक निश्चित चक्रीय पथ पर घूमते हैं। ये चक्रीय पथ इलेक्ट्रॉन कक्ष या ऑर्बिट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट कहलाते हैं। ऑर्बिट कहलाते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्ष के निश्चित ऊर्जा से युक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित व आवश्यक ऊर्जा को खो सकता है या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो देखो यहाँ पे, देखो जितने अच्छे प्रश्न को समझोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि तुम एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, जब तक से नहीं समझोगे तब तक से नहीं लिख सकते। तो देखो, याद करने से बेहतर है समझ लो। तो देखो यहाँ पे धन आवेश प्रोटॉन। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या बोला था कि परमाणु के अंदर धनावेशित क्षेत्र होता है। थॉमसन ने क्या बोला था? परमाणु के अंदर धनावेशित क्षेत्र होता है। किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था? धनावेश परमाणु के केंद्र में इकट्ठा होता है। यह भारी धनावेशित केंद्र नाभिक कहलाता है। ये बोला था रदरफोर्ड ने। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल। धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में इकट्ठा होता है। ये किसने बोला था? बोर ने बोला था। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, और भी बोला था इधर, तो देखो ध्यान से। तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन, तो थॉमसन ने बोला था कि परमाणु में धनावेशित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां बिखरे होते हैं। ये किसने बोला था? थॉमसन ने बोला था। और रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक को इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत द्वारा अपनी अपनी जगह टिके होते हैं। ये किसने बोला था? तो ये बोला था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोर ने क्या बोला था? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आसपास निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं
प्रत्येक कक्षा में, ठीक है क्या, प्रत्येक कक्षा एक स्तर भी होती है। तो ये बोला था बोर ने इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के बारे में। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन लिखने से और रट्टा मारने से बेहतर है एक बार समझ लो, इसीलिए मैं पूरा समझाता हूँ और क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5, तो कल आ जाना और पूरे अच्छे से समझेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।